जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं आज। तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया था, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर। जेएसपी का एक वेब कंटेनर होता है जो आपको प्रोवाइड करता है कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिसको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो आपको जेएसपी पेज में ऑलरेडी मिल जाता है डायरेक्टली। तो जैसे आउट है, तो आउट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? जेएसपी राइटर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है। फिर रिक्वेस्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्स एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सेशन एचटीटीपी सेशन। और पेज कॉन्टेक्स्ट किसका ऑब्जेक्ट होता है? पेज कॉन्टेक्स्ट क्लास का। फिर पेज किसका ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। फिर क्या होता है आपका? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन थ्रोएबल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये जितने भी इधर साइड में दिख रहे हैं आपको, राइट साइड में, वो क्लासेस हैं। और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है उसका ऑब्जेक्ट हमको प्रीडिफाइन बना करके इस नेम से मिल जाता है, ठीक है। जिसको हम यूज करते हैं जेएसपी फाइल में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम आते हैं जेएसपी आउट ऑब्जेक्ट पे, ठीक। तो आउट ऑब्जेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे। फॉर राइटिंग इन डेटा टू द बफर, JSP provides a implicit object named out. It is the object of JSP writer class. In case of servlet, you need to write. तो अगर मैं कहूँ, अगर सर्वलेट यूज कर रहे हो आप, सर्वलेट मतलब कि आप क्लासेस का यूज कर सकते हो, जावा क्लास का यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इस तरीके से आउट का, ठीक? लिखने के लिए आउट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन बट इन जेएसपी यू डोंट नीड टू राइट दिस कोड। जेएसपी क्या होता है, आपको इम्प्लिसिटली आपको वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है, डायरेक्टली आपको आउट लिखने के लिए एक तरह से अवेल करता है, उस ऑब्जेक्ट को अवेलेबल कराता है इम्प्लिसिटली। तो एक तरह से आपको ऑब्जेक्ट का प्रोसेस नहीं डिफाइन करना कि ऑब्जेक्ट बनाना, आपको डायरेक्टली लिख देना है आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एरर, ठीक। तो ये एक तरह से क्या होता है, अगर मुझे आउटपुट देना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आउट डॉट प्रिंट। तो आउट डॉट प्रिंट लिखने के लिए मुझे क्या डिफाइन करना होगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्रिप्टेड टैग डिफाइन करूंगा। और स्क्रिप्टेड टैग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? आउट डॉट प्रिंट। और इसमें जो भी मुझे लिखना हो, जैसे मैं h1 टैग भी दे सकता हूँ, h1 हेलो, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। तो ये एक तरह से क्या होता है, आउटपुट डिफाइन करने के लिए यूज करते हो आउट ऑब्जेक्ट को, आउट डॉट प्रिंट, ठीक, क्लियर। अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे रन करने के लिए, रन ऑन सर्वर एंड देन फिनिश। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये इंडेक्स पेज ओपन हो गया आपका। अब देखो हेलो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? हेलो प्रिंट करके आ रहा है, ठीक। इस तरीके से। तो आउट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें कोई वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो, जैसे प्रिंट था, सेम एज। तो अगर हमको हेडिंग प्रिंट करना है तो इसमें हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में हेडिंग को भी डालते हैं। जो हेडिंग यहाँ पे एक हेडिंग फॉर्मेट में हेलो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। फिर मुझे इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए यू यूज कर सकते हो, ठीक। उसको यू के अंदर डाल सकते हो, तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो जितने भी एचटीएमएल कोड हैं वो हम यूज कर सकते हैं उसके साथ साथ, ठीक है, क्लियर। तो वो कोड हम इजीली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आउट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? इट कैन बी यूज टू गेट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं कहूँ पैरामीटर्स, हेडर इंफॉर्मेशन, ठीक। तो एक तरह से रिक्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर को जो सबमिट करता है डेटा या सर्वर को सेंड करता है, उस रिक्वेस्ट डेटा को हम क्या है, एक तरह से सर्वर क्या होता है, गेट करने की कोशिश करता है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम डेटा को गेट कर सकते हैं, जैसे कि क्या? पैरामीटर्स, हेडर इंफॉर्मेशन, रिमोट एड्रेस, सर्वर नेम, सर्वर पोर्ट नंबर, कंटेंट टाइप क्या है, फिर कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है। इट कैन बी आल्सो बी यूज टू सेट, गेट एंड रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम द जेएसपी
रिक्वेस्ट स्कोप कि हम उसमें एट्रीब्यूट को सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं जेएसपी स्कोप से। स्कोप का मतलब कि जेएसपी जो आपका स्कोप होता है उसके भी यहाँ पे कि कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल होगी, कहाँ पे एक्सेसिबल होगी, तो उसके भी यहाँ पे हम वहां से रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं उस स्कोप में। ठीक। देन अब सबसे पहले इसका एग्जांपल देखें रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट के लिए मुझे एक लॉगिन फॉर्म बनाना पड़ेगा और ये चीज हमने डिफाइन भी की थी। जब हम लॉगिन फॉर्म पे आते हैं तो लॉगिन फॉर्म में देखिए यहाँ पे मैंने पहले लॉगिन किया, तो हम आते हैं सबसे पहले लॉगिन फॉर्म पे, लॉगिन डॉट जेएसपी। तो लॉगिन डॉट जेएसपी पे हमने डिजाइन किया था क्या, एक फॉर्म, स्टीमल वेलकम पोस्ट हमने डिफाइन किया था। और जैसे मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा वो कहाँ पे जाएगा, वेलकम डॉट जेएसपी पेज पे जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम डालता हूँ, अभी कोई चीज यहाँ पे कनेक्शन डिफाइन नहीं की गई है, कोई भी यूजर नेम डालोगे और वो वेलकम पेज पे जाएगा लिख करके हाय राजा। ठीक। क्लियर। तो ये लिख करके आएगा वेलकम टू होम पेज हाय राजा। ठीक। देन ये लिख करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम वेलकम पेज पे आते हैं तो वेलकम पेज में वहां पे वो नेम कैसे आ गया, यूजर नेम कैसे आया, तो यूजर नेम गेट करने के लिए हमने किसका यूज किया, किस ऑब्जेक्ट का, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का, कि जो उसने फॉर्म में फिल किया वो कैसे मुझे मिला, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। और गेट पैरामीटर, तो वो जो रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं एज अ पैरामीटर दे रहे हैं, वो उसको बोलते हैं पैरामीटर, दिस इज अ पैरामीटर। और ये पैरामीटर क्या है, यूजर नेम। तो यूजर नेम को गेट करके हमने यहाँ से उठा लिया। देन पासवर्ड भी हम गेट कर सकते थे, लेकिन पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करा सकते या नहीं कराया जाता। ठीक। तो उसके लिए क्या, केवल हमने यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, दिस इज यूजर नेम। ठीक। तो यहाँ पे हाय और यूजर नेम लिख दिया गेट करके। ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है किसी भी पैरामीटर्स को या हेडर इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक तरह से क्या है, समझ लो इनपुट ही लिया हमने ना, वहां पे मैंने सबमिट किया और जो इनपुट किया मेरे पास आ गया इस पेज पे, वेलकम पेज पे। क्यों वेलकम पेज पे आया, क्योंकि मैंने कहा कि जो एक्शन सेंड करना है किस पे सेंड करना है, रिक्वेस्ट वेलकम डॉट जेएसपी पेज पे सेंड करना है। तो एक्शन क्या होता है, एक्शन इसलिए सेट किया जाता है कि जो मैं सबमिट कर रहा हूँ किस पे लेकर के जाएगा डेटा, वेलकम पेज पे लेकर के जाएगा। ठीक है। तो वेलकम पेज पे ही एक्सेस कर सकते हैं। अब डायरेक्ट वेलकम पेज को मैं अगर रिफ्रेश करूं तो एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो होगा, और किस लाइन में एरर थ्रो हो रहा है, देखो एरर क्या थ्रो हो रहा है, एट लाइन 22। लाइन 22 मीन्स वेलकम पेज में लाइन 22, यहाँ पे ये देखो लाइन 22 मीन्स कि हम यूजर नेम हमारे पास है नहीं और उसको हम उसका कैरेट निकाल रहे हैं, तो इसको अभी हटाते हैं। ठीक। इस कोड को मैं अभी हटा देता हूँ। क्लियर। और फिर रिफ्रेश करता हूँ, आगे। और हाय नल करके आ रहा है, मतलब डायरेक्टली अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या है, गेट रिक्वेस्ट आ रहा है। और गेट रिक्वेस्ट में हमारा डेटा नहीं आता, क्योंकि हमने कहा कि जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ से सबमिट करूंगा तभी लेकर के वो डेटा किस पे जाएगा, वेलकम पे जाएगा और दिखेगा वो। तो मैं डायरेक्टली अगर इस वेलकम पेज को ओपन करूंगा तो काम नहीं करेगा, उसमें यूजर नेम दिखेगा ही नहीं, यूजर नेम देखेगा ही नहीं। हाँ भेज रहे हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस पेज वेलकम पेज को ओपन करूंगा तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा क्या, यहाँ पर। ठीक। यहाँ पे जाना पड़ेगा और मैं इसमें क्या है, यूजर नेम डालूंगा, सबमिट करूंगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल करके सबमिट करूंगा, तब वो यूजर नेम क्या होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक। लेकिन मैं अगर फिर इसको रिफ्रेश करूं तो ये नल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां से डेटा उठ करके यहाँ पे आ रहा है सबमिट करने के बाद, लेकिन फिर इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो डेटा चला जाएगा। क्योंकि जब जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, इस पेज को ऐसे रिफ्रेश कर रहे हैं, तो क्या है, एक तरह से वो डेटा गेट रिक्वेस्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, किसी यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट होता है। ठीक। अब गेट रिक्वेस्ट पे वो डेटा नहीं है। ठीक। वो डेटा वहां से लेकर के आ रहे हैं तब यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब एक चीज और देखो कि जब मैं सबमिट कर रहा हूँ यहाँ से तो ये डेटा यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, लेकिन एक रिफ्रेश होता है कि यहाँ से आप रिफ्रेश कर देते हो, एक रिफ्रेश होता है जब आप रिफ्रेश करते हो तो कंटिन्यू कर रहा है कि रीसबमिट द फॉर्म, कि जो वहां से फॉर्म आपने सबमिट किया है फिर रिफ्रेश करते टाइम आप फिर दोबारा सबमिट करना चाहते हैं। ठीक। तो the page you are looking for used information that you entered returning the page might triggered a repetition of any action. Do you want to continue, मतलब कि वो फिर दोबारा
सबमिट करेगा उस एडमिन को पासवर्ड को डाल करके। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो इस रिफ्रेश में क्या होगा, नल नहीं होगा। जो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे उसमें नल हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर दोबारा उसको डेटा को रीसबमिट करेगा, और डेटा आपका यहाँ पर फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश किया डेटा चला जाता है। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जब तक डेटा सबमिट होता रहेगा तब तक वेलकम पेज पे आता रहेगा। डेटा नहीं सबमिट किया, डायरेक्ट ओपन किया वेलकम पेज को, तो डेटा कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। ठीक। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस डेटा को गेट करता है, उस पैरामीटर को, यूजर नेम को गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। ठीक। क्लियर। अब आते हैं रिस्पॉन्स क्या करता है। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, किसी भी तरह के रिस्पॉन्स को देता है या डिफाइन करता है। तो रिस्पॉन्स इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। द इंस्टेंस ऑफ एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या है, वेब कंटेनर के थ्रू क्रिएट किया जाता है फॉर इच जेएसपी रिक्वेस्ट। जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे उसके लिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं लॉगिन पेज पे जाऊं तो वेलकम पेज से मुझे रिडायरेक्ट करके किस पे सेंड करते, किसी और पेज पे सेंड करते। ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जैसे ही मैं डिफाइन करूँ तो रिडायरेक्ट कर दे पेज को। तो यहाँ पे मैं रिडायरेक्ट कर देता हूँ। कंडीशन भी दे सकते हो रिडायरेक्ट, जैसे मैंने लिखा इफ यूजर नेम इक्वल इक्वल क्या, गूगल। तो वो कहाँ पे सेंड करते हैं मुझे, यहाँ पे लिख देता हूँ। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट यहाँ पे मैं यूआरएल दे सकता हूँ, http://google.com। ठीक। ये हो गया कि जैसे गूगल लिखूं तो गूगल पे चला जाए, एंड देन एल्स कोई और कंडीशन देते हैं, इफ अगर मैंने लिखा फेसबुक तो फेसबुक पे चला जाए। मतलब एक कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिडायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट फॉर। ओके। तो यहाँ पे अब मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम में गूगल। ठीक। यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल दिया मैंने, देन लॉग इन किया। तो लॉग इन करेंगे यहाँ पे, एक मिनट। हम्म, हम्म, हाँ, इसी पेज पे आएगा तो यहाँ पे रिडायरेक्ट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिडायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक, पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन किया, तो फेसबुक आ रहा। एक इस यहाँ पे जो डेटा आ रहा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे डॉट इक्वल 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 होता है। ठीक। तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वल इक्वल काम नहीं करता वहाँ पे। समझ लिए, जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसके लिए इक्वल्स फंक्शन होता है। ठीक है। अब काम करके कोड हमारा सही था,
लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इक्वल इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये ओपन हो गया क्या, फेसबुक ओपन हो गया। अगर मैंने यहाँ पे डाला था गूगल डालता और फिर लॉगिन करता, तो क्या ओपन होता, गूगल ओपन होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो कोड यहाँ पे डालेंगे रिडायरेक्शन के लिए या जो कंडीशन डालेंगे, तो ये रिस्पॉन्स क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम रिडायरेक्शन का एक फंक्शन होता है कि जिससे हम रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। ठीक, जैसे हमारा काम हुआ तो फिर दूसरे पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर दे। ठीक, तो इस तरीके से हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि अबाउट में डालूं, तो अबाउट पेज पे चला जाऊं, तो अबाउट पेज पहले से बना हुआ है, तो मैं अबाउट पेज पे मुझे जाना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अबाउट डॉट जेएसपी। ठीक, अबाउट डॉट जेएसपी पे मुझे जाना है, फिर बैक करता हूँ, फिर और मैंने लिखा अबाउट, और जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ एंड देन, तो क्या अबाउट पेज पे आ गया। तो अबाउट पेज पे जाने के लिए अबाउट डॉट पेज, तो हम किसी यूआरएल पे भी हम जा सकते हैं सेम रिडायरेक्ट से, और किसी इंटरनल पेज पे भी जा सकते हैं। अगर किसी फोल्डर के अंदर बना है, तो आप फोल्डर का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया पेज, फिर स्लैश ऐसा लिख देते, पेज के अंदर अबाउट डॉट जेएसपी। ठीक, तो डायरेक्टली बना हुआ है, रूट के अंदर डायरेक्ट बना हुआ, वेब ऐप के अंदर आपका अबाउट पेज बना हुआ है, तो डायरेक्ट हम अबाउट डॉट जेएसपी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ गए कैसे हम कंडीशन डाल सकते हैं। तो इसमें एक तरह से एक फंक्शन होता है सेंड रिडायरेक्ट, जो क्या करता है कि आपके किसी यूआरएल पे या किसी इंटरनल पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए या उसको ले जाने के लिए यूज किया। ठीक, देन अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट करता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को यहाँ पे गेट करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई आपका, जैसे कि मैं कहूँ एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल आप यहाँ पे यूज करेंगे कि वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन डिटेल हम रख लें और उसको क्या करें, यूटिलाइज करना है बाद में। जैसे कि मान लो ड्राइवर नेम, जैसे एक्टिविटी जब यूज करते हैं तो मुझे क्या चाहिए, ड्राइवर नेम यहाँ पे स्टोर करके मुझे रखना है, किसके अंदर, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे एक सर्वलेट पहले डिफाइन करना होगा। किसी पेज का एक, अगर मैं चाहूँ सर्वलेट डिफाइन करना चाहूँ, तो पेज को एज ए सर्वलेट, जैसे कि मान लो अभी तक जो पेज हम ओपन कर रहे हैं तो वो डॉट जेएसपी करके ओपन हो रहा है। तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा पेज हो जो केवल यूआरएल डालूं, जैसे कि मैं अगर अबाउट डालूं तो क्या है, ओपन होगा, ये नहीं ओपन होगा। तो मैं चाहता हूँ अबाउट डालने पे अबाउट डॉट जेएसपी ओपन होगा। ठीक, तो ये तब होगा जब हम उस पेज को एज ए सर्वलेट ओपन करेंगे। तो सर्वलेट क्या होता है, यूआरएल बेस्ड होता है। यूआरएल बेस्ड एक तरह से आपका पेज होता है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि हम यहाँ पे सर्वलेट चीजें डिफाइन करते हैं और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं पैरामीटर्स कि ये डिटेल्स उसी पेज के लिए केवल अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे वेलकम पेज को हम क्या एज ए सर्वलेट डिफाइन करते हैं, और मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, कैसे डिफाइन करना है आपको, वेब ऐप के अंदर ही सर्वलेट डिफाइन करना। तो हम वेब ऐप के अंदर आते हैं। ये आपका वेब ऐप है, और वेब ऐप के अंदर ये तो वेलकम फाइल है, वेलकम फाइल से बाहर आते हैं नीचे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्वलेट। ओके, सर्वलेट टैग है। अब सर्वलेट के अंदर मुझे क्या डिफाइन करना है, पहले वो चीज समझते हैं। ठीक, तो सर्वलेट टैग के अंदर किस नेम से मुझे सर्वलेट बनाना है। ठीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्वलेट नेम। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्वलेट नेम, ठीक, ये डिफाइन होगा। सर्वलेट नेम में आप लिख सकते हो वेलकम सर्वलेट, क्योंकि वेलकम पेज के लिए बना रहे हो, वेलकम सर्वलेट। हाँ, हाँ बस, वेलकम सर्वलेट। और फिर हम क्या है, उसकी फाइल का नाम सेट करना है ना, कि किस फाइल को हम एज ए सर्वलेट डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल, जेएसपी फाइल। और जेएसपी फाइल में किस नेम से हमारा फाइल है, वेलकम डॉट जेएसपी। फिर करिए, अब जाते हैं एक चीज और। अब ये अभी काम नहीं करेगा,
ये एक तरह से सर्वलेट डिफाइन हुआ। अब इसको कहाँ पे ओपन करना है वो चीज हम डिफाइन करेंगे। तो ये चीज कैसे डिफाइन करते हैं? तो सर्वलेट तो डिफाइन हो गया, सर्वलेट मैपिंग एक डिफाइन करते हैं। मैप करने का मतलब कि वो किस यूआरएल पे ओपन होगा। तो उसके नीचे हम क्या डिफाइन कर देते हैं? सर्वलेट मैपिंग। मैपिंग का मतलब एसोसिएट करना। अब सर्वलेट मैपिंग में सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, और सर्वलेट नेम हमारा क्या है? यही है। इसी को क्या करना है? मैप करना है। तो सेम वही नेम डालेंगे, एंड देन किस यूआरएल पे ओपन होना चाहिए? तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे यूआरएल पैटर्न। ठीक। तो ये जो पेज है किस पेज पे दिखना चाहिए? तो मैंने कहा स्लैश होम पे, कि अगर मैं होम डालूं स्लैश होम, तो जैसे ही मैं स्लैश होम डालूं तो क्या पेज डिस्प्ले हो? वेलकम डॉट जेएसपी। तो वेलकम डॉट जेएसपी दिखेगा नहीं, वो होम ही दिखेगा यार। और इंटरनली वो किसको दिखाएगा? वेलकम डॉट जेएसपी को। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? होम। एक अब इसको सेव कर लिया। अब इसको फिर दोबारा हम रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को अपडेट करते हैं तो फिर दोबारा क्या होता है? रीडिप्लॉय करना होता है सर्वर पे। तो फिर दोबारा हम रन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? होम। अब देखो क्या एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? यूजर नेम पे एरर आ रहा है। क्या? एट लाइन 18। तो ये कोड हटा देते हैं, क्योंकि ये कोड तो हमने उसके लिए डिफाइन किया था ना, रिडायरेक्ट के लिए। अब इसको हटा देते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो होम पे देखो वेलकम पेज दिख रहा है। क्लियर? होम पे आपका वेलकम पेज इस तरीके से दिख रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि आपको कैसे वो काम कर रहा है? समझ में आ गया कि जो हमारा वेलकम पेज है वो अब दिख रहा है इस तरीके से डिफाइन होम पे। ठीक। तो हमने किसी एक पेज को किसी दूसरे यूआरएल से रिकनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितने यूआरएल पैटर्न आप डालना चाहो डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल में जाऊं, कि होम के अंदर मैंने लिख दिया यूजर। ठीक। तो उसके अंदर भी डिस्प्ले करेगा वो। तो मैं लिखूंगा होम के अंदर यूजर। हाँ, फिर भी यही दिखाएगा। फिर मैं रीडिप्लॉय करता हूँ। देख, फिर रीडिप्लॉय कर, दोबारा रन कर देते हैं। रन एट ऑलवेज। अब मैं, ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो होम के अंदर ही मैं जो यूआरएल पैटर्न लूंगा उस पे वो पेज मुझे डिस्प्ले होके देखिए। समझ में आया? हो गया ना? तो ये चीज हो गई। अब हमारा जो मेन टॉपिक था क्या? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि हम उस सर्वलेट पे, अब मैं कहूं कि जब मैं यहाँ पे वेलकम पेज यहाँ पे अगर ओपन कर रहा था, तो ये ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर भी तो दिख रहा है। लेकिन मैं अगर सर्वलेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर लेता हूँ, डिसाइड जैसे कि ड्राइवर नेम या किसी चीज का नाम, तो सर्वलेट के अंदर मैं यहाँ पे इनिट पैरामीटर होता है। इनिट पैरामीटर जिसको बोलते हैं, इनिट पैरामीटर। ठीक है। और इनिट पैरामीटर के अंदर आपको क्या डिफाइन करना है? पैरामीटर नेम एंड देन वैल्यू। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पैरामीटर नेम। पैरामीटर नेम में जैसे मैंने लिख दिया यूजर नेम, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, डेटा सेट कर सकते हो। और पैरामीटर वैल्यू,
मैंने लिख दिया अजय कुमार। ठीक, क्लियर। अब इस पैरामीटर को कहाँ पे गेट करना है मुझे? प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट करना। तो उसको प्रिंट कैसे किया जाता है यहाँ पे देखेंगे। तो उसको प्रिंट कैसे करोगे आप? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट, सॉरी क्या था, रिक्वेस्ट नहीं है, कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, कॉन्फिग यूज करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर है वो ना। कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, और इनिट पैरामीटर का नाम क्या था? यूजर नेम। पैरामीटर नेम क्या था यहाँ पे? यूजर नेम है। तो यूजर नेम जैसे गेट करोगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी? अजय को, क्या? अजय कुमार। अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे नल मिल रहा है, क्योंकि मैं इस पे वो अवेलेबल नहीं होगा। वो जिस यूआरएल के लिए बनाया गया है उसी यूआरएल पे वो अवेलेबल होगा। किस पे? होम और यूजर जो हमने डाला था, होम स्लैश यूजर। एक बार हम चेक कर लें। होम स्लैश यूजर, गेट इनिट पैरामीटर। नल आ रहा है अभी भी फिलहाल के लिए। क्यों नल आ रहा है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। गेट इनिट पैरामीटर config डॉट गेट इनिट। दोबारा हम रन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमको दोबारा रन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, होम देन यूजर आ गया। ठीक, क्लियर। तो अब मैं होम यूजर लिखूंगा तो क्या दिखेगा? अजय कुमार वहां से गेट करके आ जाएगा उस फाइल से। ठीक, लेकिन वही फाइल में अगर वेलकम डॉट जेएसपी लिख करके ओपन करूंगा तो नल आएगा। समझ गए? तो वो किसके लिए अवेलेबल होगा? दिस इज अवेलेबल फॉर ओनली दिस यूआरएल पैटर्न, जो यूआरएल हम पैटर्न दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो यूआरएल पैटर्न हमने कहाँ डिफाइन किया? देखो यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल में हमने डिसाइड किया कि इसी यूआरएल पैटर्न पे केवल ये डेटा हमको मिलेगा। ठीक, तो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया ना, कि वो डेटा किसको मिलेगा? केवल उसी यूआरएल पैटर्न में मिलेगा। डायरेक्ट कोई ओपन करेगा तो डेटा नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा उसको। तो ये एक तरह से क्या होता है? वैलिडेशंस हो गए। तो ये एक तरह से एक इनिट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर होता है फ्रॉम द वेब डॉट एक्सएमएल, कि हम जनरली उसको सेट कर लें और उसको उसी स्कोप में यूज करें जहां पर हमने डिफाइन किया है। ठीक, इस यूआरएल पैटर्न में डिफाइन किया है। ओके, समझ में आ गया कैसे डिफाइन करना है? तो इसको आपको वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में पहले आपको बनाना था। सर्वलेट बना करके हमने देखा, बाद में उसकी सर्वलेट मैपिंग डिफाइन की। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद हमने फिर डिफाइन किया, उसके अंदर कोई डेटा डाला। अब इसके अंदर एक और डेटा डालना है तो मैं एक और इनिट पैरामीटर डाल दूंगा। जितने इनिट पैरामीटर आपको डिफाइन करने हैं अलग अलग फिर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका पैरामीटर हो गया और उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और उस वैल्यू को गेट करने के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है किस नेम से? कॉन्फिग नेम से। कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर। ठीक, और जो पैरामीटर का नाम है वो डाल सकते हो। अब पैरामीटर का नाम आप कुछ भी सेंड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया? सेम वही चीज इंडिया में डाल करके मैं पेस्ट कर लूँ, स्टूडेंट नेम। अब मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा क्या? होम यूजर। तो यहाँ पे तो ऐसे आ रहा है। फिर हमको फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीडिप्लॉय करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जब देखो बाकी चीजें जेएसपी में चेंजेस करेंगे तो रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे हम एक्सएमएल फाइल में कर रहे हैं चेंजेस तो हमको रीडिप्लॉय करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ वेलकम, तो वेलकम में तो नल दिखेगा, लेकिन अगर हम आएंगे किसमें, होम यूजर पे, तो वहां पे आ जाएगा अजय कुमार। ठीक। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट नेम दे रहा है तो वहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, पैरामीटर में स्टूडेंट नेम, वैल्यू उसकी उठ करके प्रिंट हो जाएगी वहां, प्रिंट हो रही है वहां पे। ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को यूज करते हैं। तो ये मोस्टली वहां पे यूज किया जाता है, जैसा कि आप ड्राइवर नेम यूज करते हो, कनेक्शन यूआरएल सेव करके रखना पड़ता है आपको। तो कनेक्शन यूआरएल किसके अंदर रखोगे आप मोस्टली, वेब डॉट एक्सएमएल, क्योंकि उसको बार बार यूज करना है तो वहां से पिक करके हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो जब भी हमको जेडीबीसी या डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना होता है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम वेब डॉट एक्सएमएल में रखते हैं, और उसको पिक करके हम उसी सबनेट को प्रोवाइड करते हैं जिस सबनेट के लिए उसको बनाया गया है, उसी इनिशियल पैरामीटर को। ठीक। जिसको रिक्वायर होता है। ठीक। तो इतना रन देते हैं।